जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2019 का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों यह पेपर 15/1/2019 को प्रथम पाली में हुआ था, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे पूछा गया कि निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। इसे पूछा गया कि किस प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। तो शरीर से हानिकारक अपशिष्टों को उत्सर्जन या मल त्याग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतान का उदाहरण क्या है। इसे पूछा गया कि प्रतान का उदाहरण क्या है। तो प्रतान का उदाहरण एक मटर का पौधा है जो प्रतान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के उदाहरण होती है। इसे पूछा गया कि पृथ्वी और बादलों तथा बादलों के विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया का उदाहरण होती है। तो क्या उदाहरण होती है। तो यह होती है आकाशीय विद्युत तड़िक। आकाशीय विद्युत तड़िक है जो बादलों और पृथ्वी के विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन का उदाहरण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीप से जुड़ता है। फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीप से जुड़ता है जब नदियों की विशेषता है। इसे पूछा गया कि कौन सी एक प्रायद्वीप से जुड़ता है जब नदियों की विशेषता है। तो नदियों की विशेषता क्या है, वर्गीकृत उथली घाटी। जो प्रायद्वीप नदियों की विशेषता है कि वर्गीकृत उथली घाटी है। हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है। इसे पूछा गया कि तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो तांत साड़ी है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या थोड़ी देखते हैं, व्याख्या क्या कह रही है। इसमें कहा गया कि तांत साड़ी एक पारंपरिक बंगाली पश्चिम बंगाली साड़ी है। तांत साड़ी सूती धागे से बुनी जाती है और इसकी चमक और पारदर्शिता से अलग होती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए सबसे आरामदायक साड़ी मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है। इसे पूछा गया कि अफ्रीका और एशिया के बीच महाद्वीप के विभाजक का कार्य कौन करता है। तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक कार्य जो लाल सागर करता है, कौन करता है, लाल सागर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य करता है। बाब अल मंदेब की जलसंधि द्वारा लाल सागर अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है। इसे पूछा गया कि यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किससे खेल से है। तो इसका संबंध टेनिस खेल से है। किससे, टेनिस खेल से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। इसे पूछा गया कि 1717 में एक किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। तो फारूक शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान 1717 में जारी किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है। 1717 ईस्वी में फारूक शेर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की महत्वपूर्ण सुविधा मिली, जिसके तहत करों का भुगतान किए बिना, मतलब कर नहीं देना होगा, करों का भुगतान किए बिना बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वस्तुओं का निर्यात और आयात कर सकती है। इस घोषणा को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों इसमें फारूक शेर ने कहा था कि 1717 में कहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के सभी जो बंदरगाह हैं वहाँ से आयात निर्यात कर सकती है, इसमें कर नहीं देना होगा, यही कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे पूछा गया कि
प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। जो ज्वालामुखी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। माता ज्वालामुखी देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कितने शक्तिपीठों में से एक है? 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह धूमावती देवी के स्थान बताया जाता है। यहाँ पर भगवती सती की जीवा भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के द्वारा काटकर गिराई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीक होता है, इसका कारण क्या है? इसे पूछा गया कि सिक्के को पानी के अंदर खड़ा रखने पर यह उठा हुआ प्रतीक होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण खड़ा हुआ प्रतीक होता है। जो सिक्का होता है जो पानी के अंदर प्रकाश के अपवर्तन के कारण खड़ा हुआ प्रतीक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह खड़ा हुआ प्रतीक होता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का खड़ा हुआ प्रतीक होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, जिसके कारण पानी के अंदर रखा हुआ सिक्का खड़ा हुआ दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बना सकता है? इसे पूछा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि, सुशासन से संबंधित नियम कौन बना सकता है? तो इसमें कौन नियम बना सकता है? तो इसका नियम राष्ट्रपति बना सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनमें शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम है जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी भी व्याख्या देखते हैं, ये क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए में प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और वह अपने द्वारा ऐसे पदाविधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझता है। तो इसमें कहा गया कि जैसे अंडमान निकोबार या केंद्र शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, और वहाँ पर जो उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया है उसी के माध्यम से सभी कार्य कराए जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? इसे पूछा गया कि सिनाई प्रायद्वीप है वो किस देश में स्थित है? सिनाई प्रायद्वीप है वो इजिप्ट में स्थित है। कहाँ पर? इजिप्ट या मिस्र में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का एक त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है। कैसा? त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है। ये मिस्र का त्रिकोण रूपी प्रायद्वीप है, जो उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में लाल सागर की स्वेज नहर की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में लाल सागर की अकाबा की खाड़ी के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से यह एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों के बीच एक जमीनी पुल है। कैसा? अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच एक जमीनी पुल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसे पूछा गया कि अनुसूचित जातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं अनुच्छेद 244 में। तो जो अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 244 में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या कहती है व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 243 में पंचायत और नगर पालिका, अनुच्छेद 241 में
संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ ध्यान करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संविधान का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत संयोजी यौगिक समानता में घुलनशील होते हैं। इसे पूछा गया कि विद्युत संयोजी यौगिक है समानता किस में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यता से लिया गया है। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमेरिका के संविधान। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है। इसमें व्याख्या में कहा गया है कि संविधान के प्रमुख स्रोत हैं जिसमें अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्लोकन और उद्देश्य का विचार है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागरिकता, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार, जितने भी संसदीय विशेषाधिकार हैं वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे देखते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो सोवियत संघ से लिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? संघ को आपातकालीन शक्तियाँ, संघ की आपातकालीन शक्तियाँ वो जर्मनी से ली गई हैं। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, जो मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है। इसे पूछा गया कि प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन हार्मोन्स। जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है वो पौधों में वृद्धि करते हैं, इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। देखते तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि ऑक्सीजन हार्मोन्स। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है ऑक्सीजन पादप हार्मोन्स का एक वर्ग है। जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है एक पादप हार्मोन्स है, एक वर्ग है। यह पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है जो पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पौधे वृद्धि करते हुए प्रकाश ग्रहण करते हैं तो प्रारोह शिखाकृत का संश्लेषण ऑक्सीजन हार्मोन्स कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ाने में मदद करता है। जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है जो पौधों की शाखाएं और उसके तने को बढ़ाने में मदद करता है। जब प्रकाश पौधों के एक तरफ से आ रहा है, जब प्रकाश पौधों के एक तरफ से आ रहा है और ऑक्सीजन प्रारोह के छायादार भाग की ओर फैलता है, ऑक्सीजन की यह सांद्रता कोशिका को प्रारोह जो प्रकाश से दूर होता है की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार पौधे प्रकाश की ओर झुके हुए प्रतीक होते हैं। इसी कारण प्रकाश की ओर पौधे झुके हुए प्रतीक होते हैं। दोस्तों ये ऑक्सीजन हार्मोन्स है वो पौधों में वृद्धि करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि किसी विशेष बीमारी के कारण से पहले, किसी विशेष बीमारी के कारण से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? बीमारियों का वैश्विक भार, बीमारियों का वैश्विक भार से अनुमान लगाया जाता है। इसे कहते हैं जीबीडी के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 18। यह कह रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है। इसे पूछा गया कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके खातों की जांच करता है। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वो
राज्य और केंद्र सरकार दोनों के खातों की जांच करता है। किसकी? राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारों की खातों की जांच करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का प्रावधान किया गया है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसे केवल उन्हीं आधारों पर और रीति से हटाया जाएगा जिस रीति और आधार पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हटाया जाता है। दोस्तों इसके हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की जांच करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की जांच करना है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है यह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की जांच करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसे पूछा गया। जो एथलीट हिमा दास है उसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य से है। किससे? असम राज्य से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमा दास एक भारतीय धावक है। कौन है? हिमा दास एक भारतीय धावक खिलाड़ी है जिसका संबंध असम राज्य से है। किससे है? असम राज्य से है। वो IFF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। कौन सी है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसे पूछा गया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला घोषित राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? राजस्थान का पहला घोषित राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी घोषणा वर्ष 1980 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1980 में हुई थी। राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 5 राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखना कि वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? इसे पूछा गया कि लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो जो लाल कंगारू है वह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? इसे पूछा गया कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम है जो भूमध्य सागर से होता है। कहाँ से? भूमध्य सागर से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता और मंदन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो है आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता और मंदन है वो आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है? तो वह इसके सदस्यों के बीच से होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ना कि इसके लिए कोई स्पेशल निर्वाचन किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसी को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चुनाव के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव करते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ना कि इसका चुनाव कहीं बाहर से होता है। इन्हीं सदस्यों में से इनका चुनाव कर लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1930 में सूरसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? इसे पूछा गया कि 1930 ईस्वी में सूरसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? तो 1930 में सूरसेन के नेतृत्व में चिटगांव में धावा बोला था। कहाँ पर? चिटगांव में क्रांतिकारियों ने धावा बोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 18 अप्रैल 1930 को भारत में महान क्रांतिकारी सूरसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा। पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? इसे पूछा गया कि निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन है जो राज्यसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। जो संसद का निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। लोकसभा को निम्न सदन, दोस्तों लोकसभा जो उसको निम्न सदन कहते हैं, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, एंग्लो इंडियन को छोड़कर, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। जो राज्यसभा होती है उसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा में अधिकतम 250 जो सदस्य संख्या होती है उनकी 250 सदस्यों को निर्धारण करता है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं इन 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सा दक्षिण एशियाई, निम्न में से कौन सा देश है जो सार्क में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश है? चीन है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस या सार्क दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। जो 8 देश हैं दक्षिण एशिया के उनका एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान है, इन्होंने मिलकर सार्क की स्थापना की थी। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। चीन इसका सदस्य नहीं है। जो चीन है इसका सदस्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें कहा गया कि तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। किसने की थी? नक्कीरर ने की थी। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या में कहा गया है कि संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। जो पांड्य राजा थे उनके संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। जिसमें प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम कपाटुपुरम में की हुई थी। द्वितीय संगम है जो कपाटुपुरम में हुई थी, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि तथा तोकलपरी ने की थी, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि और तोकलपरी ने की थी। तीसरा संगम हुआ था वह मदुरई में हुआ था। कहाँ पर? मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। किसने? नक्कीरर ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपियाड शब्द वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। जो इसमें पूछा गया कि ओलंपियाड शब्द है जो वर्ष की अवधि को व्यक्त करता है। किस वर्ष की अवधि को व्यक्त करता है? तो 4 वर्ष की अवधि को व्यक्त करता है। जो ओलंपियाड शब्द है जो 4 वर्ष की अवधि को व्यक्त करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। इसे पूछा गया कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट है जो कब पारित हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट है जो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट क्या कहता है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। इसमें है जो इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है। इसे पूछा गया कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परम आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? परम आर्द्रता कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि हवा के तापमान की परवाह किए बिना हवा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की एक माप है। फिर से पढ़ते हैं। हवा की तापमान की परवाह किए बिना हवा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की एक माप है। जलवाष्प की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उतनी ही उच्च आर्द्रता होगी। दोस्तों जलवाष्प की मात्रा जितनी हवा में होगी उसकी आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी। वायुमंडल में विद्यमान आर्द्र जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया? इसे पूछा गया कि किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया। तो ताजमहल का निर्माण वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था, जिसे उसने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? किसकी याद में? मुमताज की याद में बनाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। इसे पूछा गया कि खेलों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है। तो जो खेल है जो वह राज्य सूची से वर्णित है। जो खेलों का प्रावधान वो राज्य सूची में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। इसे पूछा गया कि जो गुजराती भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी सत्य प्रकाश, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका प्रकाशन करसनदास मुल्लजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? करसनदास मुल्लजी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन करसनदास मुल्लजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? करसनदास मुल्लजी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। इसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो इसका 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11 है, टाइटेनियम Ta का 22, आर्सेनिक का 33 और रुथेनियम का 44 है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीप भूमि से निकलती है। इसे पूछा गया कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उच्च प्रायद्वीप भूमि से निकलती है। जो सोन नदी है जो उच्च प्रायद्वीप भूमि से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से सोन नदी की सहायक नदियों में से सोन नदी गंगा की सहायक नदियों में से ऐसी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक के पास से होता है। कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम है जो अमरकंटक के पास से होता है, जो उच्च प्रायद्वीप भूमि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उच्च प्रायद्वीप भूमि के अंतर्गत आता है। यमुना नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। यमुना नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है, जो कि प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी है जो प्रयागराज में गंगा से आकर मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, जो बिहार में
बिहार का अफसाप या बिहार का शोक कहते हैं? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? इसे पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है जो HBJ पाइपलाइन है। कौन सी? HBJ पाइपलाइन है जो भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहती है? भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड HBJ पाइपलाइन है जो भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, जो भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना की शुरुआत 1986 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करने के लिए गेल जो कंपनी है उसको शामिल करके की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? इसे पूछा गया कि भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो नाम मात्र की शक्ति होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है। भारत सरकार में नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। यह एक संविधान का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया का क्लोम पिन्ना नाम पिन्ने शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसमें पूछा गया कि कंबोडिया का जो नाम पिन्ने शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह कंबोडिया का नाम पिन्ने शहर है वो मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी नाम पिन्ने जो कि मेकांग नदी के तट पर स्थित है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? तो उसको निर्यात शुल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्यात शुल्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? इसे पूछा गया कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? तो यह तोड़ा था दांडी जो गुजरात में, वहाँ पर महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कहती है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 को अपने 80 सहयोगियों के साथ 24 दिवसीय पैदल यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहीं उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। तो कहाँ पर तोड़ा था उन्होंने? गुजरात में दांडी है जो, वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? इसे पूछा गया केरल है जो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो केरल है वो ईश्वर का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है। जो केरल है वह ईश्वर का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसकी दोस्तों व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसको ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल अपने बैकवर्ड्स पहाड़ों कला रूपों जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसे पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो भारत का महान्यायवादी होता है। जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में है जो महान्यायवादी के
प्रावधान किया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, महान्यायाधीश नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसे पूछा गया किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ढक्कन के पठार को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। ढक्कन का पठार भारत का प्रायद्वीप भाग एक स्थिर और दृढ़ स्थलखंड है जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित है। यह भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है। किससे? भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। इसे पूछा गया कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहती है कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। जो विधवा पुनर्विवाह है वो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। इसे पूछा गया कि कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है। तो इसका संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें पूछा गया कि संसद के केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत, इसमें कहा गया कि सामान्य बहुमत के द्वारा ही भारतीय संविधान के किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। तो किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है, वह कहलाता है। इसे पूछा गया कि किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। तो वह नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।